तारीख थी 11 मई साल 2026। प्रिया नाम की एक लड़की सुबह अपनी माँ सरिता को फोन करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। इसलिए प्रिया अब अपने भाई रविकेश को फोन करती है, लेकिन वो भी कॉल पिक नहीं करता। प्रिया की टेंशन अब बढ़ने लगती है, इसलिए वो तुरंत ही अपने पड़ोसियों को फोन करती है और उनसे कहती है कि वो एक बार उसके घर जाकर देखे कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा। पड़ोसी ऐसा ही करते हैं, वो दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हैं। तब घर के मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली रविंद्र बाहर आते हैं, जिनका बिहेवियर देखकर पड़ोसियों को कुछ डाउट सा होता है। इसलिए वो दीवार फांदकर पिछले दरवाजे से घर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो सीन वो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। क्या देखा था उन्होंने, आइए डिटेल में आपको बताता हूं। स्टोरी पूरी सुनना, ये आपको एक मैसेज भी देगी। वेलकम टू ब्लैक इंक, मैं हूं समीर और आज के केस का नाम है रिटायरमेंट। इस टाइम आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये छोटी सी फैमिली है रविंद्र प्रसाद सिंह की, जिनकी उम्र करीब 61 साल के आसपास है और वो अपने परिवार के साथ जमशेदपुर में सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 2 पर मौजूद टाटा स्टील क्वार्टर L5/13 में रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सरिता सिंह है, जो कहने को तो एक हाउसवाइफ है, पर बहुत अच्छे से उन्होंने घर को संभाला है हमेशा से ही। ऐसा बताया जा रहा है कि रविंद्र और सरिता 4 बच्चों के पेरेंट्स थे, जिनमें से बड़ा बेटा और एक बेटी प्रिया दिल्ली में रहते हैं, जबकि दूसरी बेटी सुप्रिया की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। सुप्रिया एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जिसने अपनी फैमिली की मर्जी से नवंबर 2025 में अरेंज मैरिज की थी और अपने ससुराल में पति के संग वो खुश थी। उसकी उम्र करीब 31 साल के आसपास है और अभी 3 महीने पहले ही सुप्रिया ने अपने मायके और ससुराल वालों को एक ऐसी गुड न्यूज दी थी, जिसे सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। दरअसल सुप्रिया ने उन्हें बताया था कि वो जल्द ही मां बनने वाली है और जल्द ही उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये न्यूज सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और आने वाले बच्चे की तैयारियां करने लगे थे। सुप्रिया अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब थी, ठीक अपने भाई रविकेश की तरह। रविकेश की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर किसी और बेहतर जॉब की तलाश में वो लगा हुआ था। रविंद्र सिंह और सरिता दोनों ने ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और रविंद्र सिंह का हुक्म तो बच्चों के लिए आप ऐसे मान सकते हैं जैसे पत्थर की लकीर। उन्होंने जो कह दिया वो होगा ही होगा। ये जमशेदपुर की एक टाटा स्टील कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे। वो कंपनी में एक सीनियर सुपरवाइजर थे, जिसके नाते उन्हें काफी अच्छी सैलरी भी मिलती थी और उसी सैलरी से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा था। यही नहीं, रविंद्र को क्वार्टर L5/13 भी कंपनी की तरफ से ही दिया गया था, जिसके कोई भी किसी भी तरह के चार्जेस नहीं थे। पूरा परिवार इसी क्वार्टर में हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन 11 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जमशेदपुर दंग रह गया। दरअसल सोमवार 11 मई की सुबह दिल्ली में रहने वाली बेटी प्रिया अपनी मां सरिता के पास फोन करती है, क्योंकि वो उनसे रोज बात भी किया करती थी और पूरे परिवार का हाल चाल मालूम करती थी। उसे पता चला था कि सुप्रिया भी एक दिन पहले ही अपने ससुराल से घर आई है, इसलिए प्रिया ने सोचा कि आज एक साथ पूरे परिवार से क्यों ना बात हो जाए। उसने अपना फोन उठाया और मां के नंबर पर कॉल किया, लेकिन सरिता ने कॉल रिसीव नहीं की। ये देखकर प्रिया को लगा कि शायद वो किचन के काम में बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। उसने अब अपने भाई रविकेश के नंबर पर भी कॉल की, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। अब क्योंकि सुप्रिया भी घर पर ही आई हुई थी, इसलिए प्रिया ने फिर उसके नंबर पर भी कॉल करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आमतौर पर सुबह के टाइम रविकेश और सरिता फोन उठा लिया करते थे, लेकिन आज किसी के भी नंबर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, जो वाकई में बहुत ही अजीब बात थी। प्रिया ने सोचा कि अगर माँ किचन में बिजी है तो भाई या बहन में कोई एक तो होगा जो फोन उठाता। तीनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया और वापस कॉल भी नहीं आया। ये साफ इशारा कर रहा था कि घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए प्रिया ने बिना एक पल गवाए अपने पड़ोसियों को तुरंत फोन घुमाया और उनसे कहा कि भैया कोई फोन नहीं उठा रहा है, आप एक काम कीजिए, प्लीज तुरंत ही घर के अंदर जाइए और जाके एक बार देखिए कि वहां पर सब कुछ ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रिया का फोन आते ही आसपास के पड़ोसी और जमशेदपुर में रहने वाले कुछ रिश्तेदार तुरंत ही रविंद्र सिंह के क्वार्टर L5/13 में पहुंच जाते हैं। बाहर से घर का मेन गेट पूरी तरह से बंद था और घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खटखटाया और आवाज दी तो कुछ देर बाद रविंद्र सिंह बाहर आए, लेकिन उन्होंने मेन गेट नहीं खोला। बस आवाज देकर पूछने लगे कि आखिर इतनी सुबह वो लोग उनके घर पे क्यों आए हैं। इस पर पड़ोसियों ने जवाब दिया कि दिल्ली से प्रिया का फोन आया और उसी ने उनको यहाँ पे भेजा है, ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है, क्योंकि सरिता, सुप्रिया और रविकेश में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। ऐसा क्यों और वो लोग कहाँ पे है।
इतना सुनते ही रविंद्र जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बेहद रूखे लहजे में कहते हैं कि सब सो रहे हैं, अभी जब उठेंगे तो प्रिया से बात कर लेंगे, अब वो लोग यहां से चले जाएं। इस तरह रविंद्र ने पड़ोसियों को डांट कर वहां से भगा दिया। हालांकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह से किसी से भी बात नहीं की थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और आवाज में घबराहट थी, जिसे देखकर पड़ोसियों को यकीन हो गया कि बॉस घर के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार हिम्मत करके घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ गए और वहां की दीवार को लांघ कर जब घर के अंदर वो पहुंचे तो सामने का सीन देखकर अब यकीन मानिए उनके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर का सीन बहुत खतरनाक था। उनकी नजर किचन की तरफ जाती है। वहां रविंद्र की पत्नी सरिता की बॉडी बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। किचन में सुबह की चाय और खाना बनाने के जो बर्तन थे वो बिखरे हुए थे, जिससे साफ था कि उन पर तब हमला हुआ जब वो अपने रोजमर्रा के यानी कि डेली के काम में जुटी हुई थी। उनके सर और गर्दन पर गहरे घाव थे। इसके बाद वो रविकेश और सुप्रिया के कमरे की तरफ बढ़े, जहां का सीन और भी ज्यादा खतरनाक था। एक कमरे में जहां 3 महीने की प्रेग्नेंट सुप्रिया की बॉडी पड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरे कमरे में रविकेश की बॉडी भी इसी हाल में पड़ी हुई थी। दोनों को सोते वक्त ही निशाना बनाया गया था। उनके सर पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से इतनी बेरहमी से वार किया गया था कि दीवार और बिस्तर वहां की गवाही दे रहे थे कि यहां पर क्या हुआ है। उसी कमरे में पास में हथौड़ा और कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, जिससे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मंजर को देखने के बाद पड़ोसियों का जो डाउट था वो रविंद्र पे ही जाता है, क्योंकि वो मौजूद थे, सही थे। तो पड़ोसियों ने फैसला किया कि वो पुलिस को फोन करेंगे और वो घर से बाहर निकल जाते हैं और बाकी लोग को इस बारे में बताते हैं। इधर रविंद्र जो घर के कोने में बिल्कुल शांत और सुन्न हालत में बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक से अपना फोन उठाया और 112 नंबर पर कॉल कर दिया। ऑपरेटर के कॉल रिसीव करते ही रविंद्र ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी सरिता सिंह, बेटी सुप्रिया सिंह और बेटे रविकेश कुमार को खत्म कर दिया है। आप लोग तुरंत ही मेरे घर आइए और मुझे गिरफ्तार करके ले जाइए। ये सुनते ही ऑपरेटर के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत ही ये खबर सिद्धगौड़ा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बिना टाइम गवाए फौरन ही रविंद्र के घर पहुंच गई। जैसा कि आप इस वीडियो में पुलिस को देख सकते हैं, और यहां आने के बाद फौरन घर के अंदर पुलिस जाती है। अंदर घुसते ही सबसे पहले उस जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी जो एविडेंस है वो डैमेज ना हो। इसके अलावा पुलिस पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तुरंत घर से बाहर निकालती है और हथौड़े और कुल्हाड़ी को तुरंत अपने कब्जे में ले लेती है, जो इस केस के सबसे मेन फॉरेंसिक एविडेंस थे। इसके बाद सरिता, सुप्रिया और रविकेश की बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए MGM मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ताकि जिस टाइम इनकी जान गई उसका पता लगाया जा सके। लेकिन पुलिस रविंद्र को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि 3 लोग की जान लेने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और उन्होंने अपने ही घर के लोग की जान ले ली। वो बिना किसी हलचल के फर्श पर चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें ना तो अपनी पत्नी और बच्चों को खोने का कोई दुख था और ना ही अपने किए पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी थी, यानी कि कह सकते हैं चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था। पुलिस ने जब उनसे खड़े होने के लिए कहा तो वो बिना किसी विरोध के चुपचाप खड़े हो गए। फिर पुलिस ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और घर से बाहर निकाला और सीधे पुलिस जीप में बैठाकर उन्हें थाने ले आए। थाने ले जाने के बाद पुलिस ने पहले उनके कपड़े बदलवाए, जो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, और उन्हें भी जांच के लिए भेजा गया। लेकिन पड़ोसियों समेत पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रविंद्र अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों जाड़ बैठे, क्यों उन्होंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की जान ले ली। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता था। पुलिस ने रविंद्र को अपने सामने बैठाया और पूछताछ वहां पे शुरू कर दी। फिर रविंद्र ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाएगा, और वहां बैठे सभी लोग एकदम दंग रह गए। आप ये सोचेंगे इनके बयान को सुनने के बाद, क्या परिवार का फ्यूचर सेव करने के लिए कोई अपनी फैमिली को खत्म कर सकता है? जी हाँ, दरअसल रविंद्र ने बताया कि वो कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहे थे, जहां वो सीनियर सुपरवाइजर की पोस्ट पर तैनात थे। इस वजह से उन्हें महीने में अच्छी खासी सैलरी मिल जाया करती थी और क्वार्टर भी कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ था। पूरी फैमिली बहुत अच्छे से उसी क्वार्टर में रह रही थी। लेकिन फरवरी 2026 में रविंद्र टाटा स्टील से रिटायर हो गए, क्योंकि उनकी उम्र करीब 61 साल हो चुकी थी। कंपनी के रूल के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद उन्हें एक टाइम लिमिट के अंदर कंपनी का ऑफिशियल क्वार्टर खाली करना पड़ता है, ताकि वो घर नए एम्प्लॉय को अलॉटेड किया जा सके। अब क्योंकि रविंद्र फरवरी 2026 में रिटायर हुए थे, तो इसलिए उन्हें भी 3 महीनों में ये क्वार्टर खाली करना था। पर रविंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी जमशेदपुर के इसी एग्रीको क्वार्टर में गुजारी थी। उनके पास कोई भी परमानेंट रेजिडेंस या कोई दूसरा प्राइवेट हाउस या फिर कोई जमीन नहीं थी। जब क्वार्टर खाली करने की बात आई तो रविंद्र को अचानक से एहसास हुआ कि रिटायरमेंट के बाद अब उनके पास
रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। उनके दिमाग में ये बात ना बैठ गई थी कि जैसे ही वो इस क्वार्टर से बाहर कदम रखेंगे तो उनका पूरा हंसता खेलता परिवार जो है वो सड़क पर आ जाएगा और सोसाइटी में जो उनकी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। वहीं रविंद्र के साथ के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपने अपने घर बना लिए थे, लेकिन वो अब तक ऐसा नहीं कर पाए थे। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि रविंद्र के पास पैसों वैसों की कोई कमी नहीं थी। वो जमशेदपुर के किसी भी अच्छे इलाके में तुरंत ही एक आलीशान फ्लैट या मकान खरीद सकते थे, लेकिन रविंद्र को नए घर की तलाश करना, पेपर्स देखना या किराए का घर ढूंढना एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम लग रहा था। इसके अलावा रविंद्र को अपने बेटे के फ्यूचर की भी टेंशन रहती थी। उनका बेटा रविकेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब तो कर रहा था, लेकिन रविंद्र को लगता था कि प्राइवेट जॉब जो है वो कभी भी छूट सकती है और इसमें देखिए कोई फ्यूचर नहीं है। बेटे की नौकरी को छोटा और अनसेफ समझकर रविंद्र हर दिन स्ट्रेस में रहते थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा जिंदगी में कभी भी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा रविकेश की उम्र भी 30 साल हो चुकी थी, जो सोसाइटी में शादी के लायक मानी जाती है। इसी वजह से रविंद्र और ज्यादा परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि जब तक रविकेश के पास एक बहुत अच्छी और परमानेंट जॉब नहीं होगी तब तक किसी भी अच्छी फैमिली से उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। यही नहीं, रविंद्र को हर वक्त इस बात का डर सताता था कि उनकी उम्र 61 साल हो चुकी है और मान लो अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है वो रविकेश पर आ जाएगी। वो अपनी कम इनकम और बिना किसी प्रॉपर्टी के अपनी माँ और खुद का खर्चा कैसे चलाएगा। वही रविंद्र के रिटायरमेंट के बाद अब इनकम सोर्स भी लगभग खत्म हो गया था। घर का खर्चा, रविकेश के फ्यूचर की टेंशन और क्वार्टर खोने के डर से रविंद्र एकदम परेशान हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे थे एंड वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगे। बीते 2 महीने में उनका शरीर तेजी से कमजोर होने लगा और करीब 10 किलो वजन उनका घट गया था। रविंद्र की इस गिरती सेहत और अजीब बिहेवियर को देखकर अब फैमिली भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी। वो रविंद्र को इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें चेक करने के बाद बताया कि अगर वो इसी तरह ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचारेंगे तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। डॉक्टर ने रविंद्र को मेडिसिन वगैरह भी दी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र किसी से भी अपनी बातें दिल खोलकर शेयर नहीं करते थे। वो दिन रात अपनी ही बनाए हुई दुनिया में जी रहे थे कि उनका परिवार जो है वो बेघर हो जाएगा। इस अंदरूनी घुटन ने उनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, खराब कर दिया था। रविंद्र के सोचने समझने की जो पावर थी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने आने वाली मुसीबतों से आजाद होने के लिए फिर एक खौफनाक रास्ता चुना। 11 मई की सुबह करीब 4 से 6 बजे के बीच उनकी पत्नी सरिता किचन में चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। रविंद्र दबे पांव किचन में घुसते हैं और पीछे से अपनी ही पत्नी के ऊपर वार कर देते हैं। हथौड़े और कुल्हाड़ी का सहारा लेके मारते हैं, जिससे वो वहीं फर्श पर गिर जाती है और मौके पर उनकी जान चली जाती है। पत्नी को खत्म करने के बाद रविंद्र कुल्हाड़ी और हथौड़ा लेकर उस कमरे में गए जहां उनकी 3 महीने की प्रेग्नेंट बेटी सुप्रिया सो रही थी। उन्होंने सुप्रिया को संभलने का भी मौका नहीं दिया और सोते टाइम में उस पर वार कर दिया, जिसके चलते उसकी भी जान चली गई। और सबसे आखिर में रविंद्र अपने बेटे रविकेश के कमरे में पहुंचे। रविकेश भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। रविंद्र ने उसके सर पर भी जोरदार वार किया, जिससे उसकी भी जान वहीं चली गई। तीनों की जान लेने के बाद रविंद्र खुद अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने किचन का सिलेंडर चालू कर दिया और घर के पर्दों में आग लगा दी, लेकिन फिर रविंद्र का मन बदल गया और उन्होंने अपनी जान देने का जो इरादा था वो छोड़ दिया। आप कह सकते हैं कि वो डर गए होंगे। सुबह 8:30 बजे तक वो इसी तरह घर के एक कोने में बैठे रहे और फिर पुलिस को फोन करके सब बता दिया। आपको बता दें, पुलिस को रविंद्र की जेब से एक पर्ची भी मिली है, जिसमें उनकी रिटायरमेंट की रकम करीब 1.24 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब है, यानी 1,24,00,000 के आसपास की रकम का। उनके पास 85 लाख रुपए की एफडी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रविंद्र के दिमाग में एक भ्रम बैठ गया था कि यह पैसा उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा नहीं, उनका फ्यूचर सेफ नहीं हो पाएगा। इसलिए रविंद्र ने अपनी फैमिली की जान ले ली, जिसमें सब लोग मारे गए। आपको बता दें, पुलिस ने घटना के अगले ही दिन यानी 12 मई को रविंद्र को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस जल्द ही कोर्ट से दोबारा रविंद्र की पुलिस रिमांड मांगेगी। वेल देखिए, इस कहानी को सुनने, समझने और जानने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फ्यूचर की चिंता करना और जिम्मेदार होना बेशक अच्छी बात है, लेकिन उस चिंता को सनक और गुनाह में बदल देना यह सरासर पागलपन है। रविंद्र ने कल आने वाली मुसीबतों से परिवार को बचाने के नाम पर उनकी जिंदगी खत्म कर दी। अगर वो बैठकर इस बारे में अपनी फैमिली से बात करते तो यस, आज सोल्यूशन कुछ और होता, उनकी फैमिली सही होती। वेल, आपका ओपिनियन क्या है इस केस पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो।